डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब चूंकि ये तो एक इन्वायरमेंट बन गया है, जो डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है या दुनिया भर में हो रही है कि असल जो विनर है वो पाकिस्तान है, ना अमेरिका जीता ना ईरान उस तरह से जीता, मगर जीता जो जीता वो पाकिस्तान जीता। तो आपको क्या लगता है कि इससे हमने फ़ायदा कैसे उठाना है, ख़ास करके प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की यहाँ पे जो आमद है उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से कैसे आगे बढ़ सकता है ईरान के साथ कि वो अपने मसाइल को हल करे, तिजारती सतह पर भी, मुआशी सतह पर भी, दिफाई सतह पर भी? बहुत शुक्रिया असम शराज साहबा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सारी दुनिया लिख रही है। हम बोल नहीं रहे, दुनिया इस वक़्त वेस्टर्न मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके दुनिया का सारा मीडिया लिख रहा है कि पाकिस्तान इसमें जीता कैसे और हुआ क्या। बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, हमें थोड़ा खुल के खेलना होगा। और थोड़ा-सा अगर मैं ज़ूम आउट करूँ और थोड़ा-सा आपको लैंडस्केप के बारे में बात करूँ कि सिचुएशन क्या है। आपको पता है कि इस वक़्त अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और बेसिकली वो मिडल ईस्ट को बताना चाहते हैं कि ईरान आपके लिए अब खतरा नहीं है। अब ईरान आपके लिए खतरा नहीं है और आपको ईरान के साथ कैसे इंगेज करना है, और वो इस डील को डिफेंड करने लगे हैं मिडल ईस्टर्न ममालिक के सामने। देखिए, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो ये समझते हैं, उनकी बेसिकली अगर आप समझ लें उनकी जंग है अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स एंड वॉशिंगटन एलीट, दोनों के खिलाफ जंग है। और वो ये समझते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर री इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है तो फिर हमें उन मुल्कों से राब्ते करने की जरूरत है जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई थी, और वो दो मुल्क थे, एक वेनेजुएला और दूसरा ईरान। वेनेजुएला से वो तेल ले रहे हैं, ईरान से भी आप वो जारी बात है तेल लेंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जो मैं ये आपको जूम आउट क्यों कर रहा हूं, ताकि जस्ट टू मेक यू पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन और बताऊं कि हमें कितना खुल के खेलने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स है या बाकी जो अमेरिकन एलीट थी वो कहते थे जनाब हमें चाइना +1 करना है, यानी कि हमें चाइना के साथ इंडिया को ऐड। जौहर साहब, जो भी बात कर रहे थे डॉक्टर कमर चीमा, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अब आगे बढ़ना है। एक तो ये मुज़ाकरात जो तकनीकी लेवल के ऊपर हैं, जो कि एक राउंड मुकम्मल हो गया है, अब जोहरी प्रोग्राम पे बात करनी है, IAEA का मामला अब अटक गया, एक और मामला जिसे कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ के बाद। तो आपको क्या लग रहा है कि ये तय हो सकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वैसे तो ये कहने को तकनीकी जो है लेवल के मुज़ाकरात हैं, लेकिन अभी बहुत से अहम जो मसाइल हैं वो इसमें हल होने हैं। वो क्या है, जिस तरह वो मैं बात करता रहा हूँ डॉलर्स एंड डस्ट की, और मैं पहले भी कहा था कि जो बाकी इशूज़ हैं, बेशक वो लेबनान का मामला अहम है लेकिन वो मेक और ब्रेक नहीं है। इसी तरह वो एक बार एम्बेसडर अकरम साहब ने बात कर दी थी, वो खैर उस वक्त जो दूसरे अकॉर्ड्स की वो मैंने कहा था वो तो इसमें कोई ऐसा उसका रेलेवेंस ही नहीं है। लेकिन असल मामला वही है, बात जो है ना क्रंच टाइम आएगा जब न्यूक्लियर पे टॉक्स होंगी। इसीलिए मैंने इसको, इन मुज़ाकरात को क्या नाम दिया, ये स्ट्रेटजी क्या है, बाय नाउ पे लेटर। पहले उनको कुछ, और मैंने कहा था इधर ही आपके शो में भी कहा था कि जब तक ईरान को वो नहीं मिलेंगे, उनको वो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स नहीं मिलेगी, सैंक्शंस रिलीफ नहीं मिलेंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। वही हुआ, वो बात मान ली गई। अब जो उनकी तरफ से जो टाइम है जिसमें उन्होंने पे करना है, वो किस तरह से करना है, इंस्पेक्शन शुरू करें, फिर वो जो 450 किलोग्राम 60% अफसूदा यूरेनियम है उसके मामला डाउन ब्लेंडिंग अगर होनी है, क्योंकि अब तो ये बात नहीं चल रही कि तीसरे मुल्क के हवाले होंगे, शायद वहीं पे डाउन ब्लेंडिंग होगी। लेकिन वो सारे जाहिर है कि वो किस तरह होगी, कहाँ के वो अमेरिकन तो चाहते हैं कि उनके भी लोग हों। यहाँ तो बात ये भी हो रही है कि 1000 शायद वहाँ से अमेरिका से भी लोग मंगवाने पड़े उसके लिए, क्योंकि उनको पहले वहाँ पे प्रोक्योर करना है उन साइट्स पे जहाँ पे वो दबे हुए हैं। वो तो गैस की सूरत में है, सिलेंडर्स में है। फिर 2000 किलोग्राम और भी है, 10% तक अफजूदा। फिर देखिए वो सस्पेंशन का मामला बहुत अहम है कि जी जो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तो सेलिंग पॉइंट वही था कि जी वो JCPO में तो 3.67% माना गया, मैं इनको 0% एनरिचमेंट पे लेके आऊँगा, 20 साल की विंडो। चले 20 साल ना हो, 10 साल हो, उसमें अब शायद थोड़े से कैवियाट की भी बात हो रही है कि कुछ थोड़ी सी उनको गुंजाइश मिलेगी जो आज इसहाक डार साहब ने भी कहा है। बिल्कुल, लेकिन वो सारा कुछ जो है, लेकिन वो की है जो न्यूक्लियर वाले मामला हैं, बाकी सारा कुछ उसके साथ लिंक्ड है। अभी जितनी भी चीज़ें हुई हैं सारी अबूरी भी तो हैं। अगर वो अब नए हुर्मुज़ खुली है वो भी अबूरी है, उनको सैंक्शंस रिलीफ मिली है वो भी अबूरी है, उनको जो है ना तेल बेचने की इजाज़त मिली है, पेट्रोकेमिकल्स मसनूआत बेचने की इजाज़त मिली है वो भी अबूरी है, ब्लॉकेट खुला है वो भी अबूरी है किसी लिहाज से।
सब कुछ लिंक्ड है। तो इसलिए देखें, ये सिर्फ तकनीकी कहने को तो है, लेकिन अभी इसमें बहुत अहम मामला, जितना रास्ता ये दुश्वार पहले था उतना ही आगे भी होगा। और पाकिस्तान के लिए खास करके इम्तिहान अभी ओवर नहीं हुआ, और भी इसके इम्तिहान और भी हैं। इसके इम्तिहान और भी हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तान का रोल जो है उतना ही अहम अभी भी है। पाकिस्तान का रोल पहले भी जितना अहम था उतना अहम है। हाँ, अगर ये कामयाब हो जाता है इंशाल्लाह, सारा प्रोसेस एक ग्रैंड बार्गेन हो जाता है, फिर जो पाकिस्तान के लिए इसमें रास्ते खुलेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो तो फिर मैं कहता हूँ कि वो जो है ना, बहुत ही वाइड अरे है उन अपॉर्चुनिटीज़ का। उसमें ईरान के साथ सिर्फ बायलैटरल मामला नहीं है कि जी आपको तेल सस्ता मिलेगा या गैस पाइपलाइन खुल जाएगी या आपकी ट्रेड 4-5 गुना बढ़ जाएगी, बल्कि और बहुत सी कॉपरेशन हो सकती है। वहाँ पे $300 बिलियन जो है रिकंस्ट्रक्शन होनी है, जो फाइनेंसिंग को कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ईरान की जब अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स होगा, कि $100 बिलियन के तो उनके एसेट्स हैं, फिर जब तेल बेचना शुरू करेंगे उनको, तो वहाँ पे पाकिस्तान का रोल हो सकता है। फिर देखें, जो आगे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा वहाँ पे मशरिक़ वुस्ता में, उसमें पाकिस्तान का, इसलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका का रोल ख़त्म नहीं होगा, बेसिक आर्किटेक्चर वही रहेगा, लेकिन मल्टी लेयर एक जो उधर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनना है, उसमें पाकिस्तान का रोल अहम होगा। और फिर पाकिस्तान ने रिप्रोचमेंट भी करानी है ईरान की और गल्फ की कंट्रीज की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोल जितना अहम पहले था उतना ही अहम आगे भी है। और पाकिस्तान ने इसको कंटिन्यू कैसे करना है, ये बड़ा एक अहम मौजू है। ज़ाहिर है हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, आदिल शाहजेब साहब भी मौजूद हैं। चीमा साहब, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को दिफाई एतबार से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और बताइएगा ज़रा कि पाकिस्तान को अब ज़ाहिर है कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी हैं, फिर बलूचिस्तान का इशू कितना अहम है, इस पे कुछ फरमाइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑब्वियसली देखिए, जितना ज़्यादा पाकिस्तान और ईरान का इस वक्त ट्रस्ट लेवल हाई है, जाहिर बात है, और जो ग्लोबल सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि जो ईरान की ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, तो उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा है। जहाँ पे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हमें एडवांटेज होगा, वहाँ पे हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में भी हमें बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ईरान, जाहिर बात है, जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ईरानी लीडरशिप हमेशा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ख्याल रखेगी। जो कोई मिसट्रस्ट हमारे माजी में थे वो भी ख़त्म हुए हैं। इंडिया का रोल बड़ी बुरी तरह जो है वो बड़े जिसे कहते हैं ना, एक्सपोज हुआ है वो बड़ी बुरी तरह। एक तो उन्होंने देखा कि किस तरह वो नेतन्याहू के साथ जफियां डाल रहे थे और अगले दिन ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और जिस तरह वो इजराइल को वेपन्स देते रहे गजा के ऊपर हमले करने के लिए, ईरान ने इंडिया के वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिए, तो उनको इंडिया की पिक्चर भी क्लियर हो गई है। पाकिस्तान, जारी बात है, देखें, हमारे लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज यह है कि वहां पे जो बलूचिस्तान में मसले हैं, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जो इश्यूज रहते हैं, उस पर जारी बात है ईरान और पाकिस्तान के तावन मजीद बढ़ेगा। हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हम खुल के कारोबार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देखें, अब तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमारे बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम ये था कि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर हमें एनर्जी की एक्सेस मिल जाए तो हम तो दुनिया की तमाम मार्केट्स के पास जाएंगे। हम जो GSP प्लस स्टेटस यूरोप के पास लेने जाते हैं, अमेरिकन को कहते हैं, हम आसियान की मंडियों तक पहुंच सकते हैं। देखें, चाइनीज़ ने हमारी हेल्प की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और लेकिन वो उस तरह की हम नई चीज़ें कर सके, वो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जाहिर बात है गवर्नेंस के इशू थे। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर आपने देखा आपके पास पोर्ट्स कितने हैं, जो भी स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से, वो कराची पोर्ट हो, पोर्ट कासम हो, गवादर हो, तो हमारे पास अच्छी बड़ी कैपेबिलिटीज है इस हवाले से भी। तो मुझे लगता है कि ईरान हमारी बहुत सारी मदद भी कर सकता है। और जिस तरह हमने देखें 50 सालों में अगर ईरान ग्लोबली मेन स्ट्रीम हुआ है विद ऑल दैट सैंक्शंस और जो भी था, तो मैं समझता हूं उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कि ईरान की ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पाकिस्तान की वजह से हो रही है, और उसका जो क्रूशियल हिस्सा है वो पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को इस बड़ी पिक्चर को भी समझना चाहिए कि इस वक्त अमेरिकन ये कोशिश कर रहे हैं कि GCC ममालिक को बताया जाए कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप साहब ये महसूस कर चुके हैं कि अगर अमेरिका ने री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है तो ईरान की जरूरत है। और जो ट्रंप की जो जंग है वॉशिंगटन एलीट के साथ, वो यही है कि अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है
वेनेजुएला और ईरान के पास, और दोनों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं। और वो बिल्कुल। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई है तो हाँ। आप इंडस्ट्री कैसे करोगे? और ये जो चाइना +1 सोचते थे दुनिया, हाँ। अमेरिकन कहते थे कि चाइना यानी कि इंडिया को प्रमोट करें, तो ट्रम्प ने कहा इंडिया को प्रमोट ना करें, इंडस्ट्री अमेरिका लेके आए, उसमें ईरान की जरूरत है। तो अगर अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को चाइनीज एनर्जी से बूम दे सकते हैं, हाँ। तो पाकिस्तान के पास तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जाहिर है जो डेवलपमेंट होगी, जो जिस तरह से एनर्जी के उसमें पाकिस्तान के जो 6 रूट्स हैं वो खुलेंगे। ये आदिल, आप जो बात कर रहे थे कि एक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में कितना फ़र्क पड़ा है, जाहिर है कि कतर का वहाँ पे कतर भी मौजूद था, लेकिन दुनिया जिस तरह से रिकग्नाइज़ कर रही है कि मतलब चंद घंटों के अंदर जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है वो आर्मी चीफ की और फील्ड मार्शल को जो है वो सर्च किया गूगल पे, ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंट बात है, ये कोई सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड वाइड, वो कितनी बड़ी है? देखिए, वर्ल्ड वाइड तो आसमा, जब हमारा सफर जब शुरू हुआ इस्लामाबाद से बर्जन स्टॉक तक, तो जाहिर बात है एज ए डेलीगेशन जब आप जाते हैं तो लोगों को अंदाजा होता है, फिर लोग पूछते हैं आपसे किस लिए जा रहे हैं। आप यकीन माने कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि ये ना चाह रहा हो कि बस ये पीस, लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है ये दुनिया में कायम हो जाए। और साथ में अगली बात वो पाकिस्तान की करते थे कि पाकिस्तान ने जो दुनिया के अमन के लिए कर दिया है, ये आम लोगों से लेकर, और मैं डिप्लोमेट्स तक की बात कर रहा हूँ। देखिए, ईरानियन डेलीगेशन में काफी सारे लोग जो आए हुए थे, हमारा जो उनसे इंटरेक्शन हुआ, वो एक जुमला मैंने प्रोग्राम से पहले आपको कोट भी किया कि पाकिस्तान ने जो हमारे लिए कर दिया है, हम पाकिस्तानियों के हाथ चूमना चाहते हैं। इसी तरह अमेरिकन जो हैं वो या वी लव पाकिस्तान तक के कमेंट हमें दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ पूरी दुनिया में, खुसूसन मिड ईस्ट के लिए जो पाकिस्तान ने कर दिया है। मिड ईस्ट में एक ऐसा एग्रेसर जो एक मुल्क था जो कि एक्सपेक्शनिज्म पे बिलीव करता है, कतर तक तो वो पहुंच चुके थे, अटैक्स कर चुके थे। लेकिन क्या आज मिडिल ईस्ट पाकिस्तान की वजह से ज्यादा महफूज नहीं हो गया? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो दोबारा खुल गया। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट आई है कि वर्ल्ड इज अ सेफर प्लेस नाउ। तो सारा जो ये सब कुछ हुआ तो जारी बात है पाकिस्तान की वजह से हुआ, और पाकिस्तान की उसमें क्रेडिबिलिटी बड़ी भी है। और दूसरा देखिए, ये कहने को आसमा ये चीजें आसान होती हैं, लेकिन आई विटनेस्ड कि जिस तरीके से, देखिए, ये जिस रिजॉर्ट में हम थे उसमें 10-12 कमरे जो थे वो कुछ 2 ईरानियन डेलीगेशन के लिए मुख्तस थे, 2 पाकिस्तानियों के लिए थे, अमेरिकन का अलग से इनक्लोजर था, इसी तरह कतरियों का अलग से था। मैंने उन कॉरिडोर्स में और उन रूम्स में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, अता तारड़ साहब को, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, पागलों की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते देखा। और ऐसे कि वो बिल्कुल, जिन्हें लेफ्ट राइट की भी परवाह नहीं है कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा। एक सेकंड उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हमारे पास जाया करने को नहीं है। और ये जो MOU जो इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुआ ना, वो तो एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन असल जो अभी ये जॉइंट स्टेटमेंट आई है, इसमें भी आखिरी 3-4 घंटे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब अगर ना होते, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होता कि वहां से किसी एग्रीमेंट के साथ जो है ईरानियंस तो नाराज हो गए थे। लेकिन फिर जो मुश्तरका अलामिया आया, वो मेरे ख्याल है कि यही जो एफर्ट्स आप बता रहे हैं इसके बाद ही वो मुमकिन हुआ, वरना शायद मुमकिन ना होता। और वो उनकी एक खबरें तो चल गई थी उसके बारे में। नहीं, देखिए, इसमें आसमा, लेट मी क्लेरिफाई वन मोर थिंग एज वेल। देखिए, जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की जो बीट होती है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें अगर सेंसिटिविटीज का अंदाजा ना हो, देखिए, ये कोई कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं है, कोई क्राइम रिपोर्टिंग या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं है कि 2 पार्टियां लड़ गई हैं तो इलेक्शन कोई हार गया तो जीत गया। उसमें देखें सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। और खुसूसन जब आप एक ऐसी चीज को रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिसमें आपका मुल्क सालिस है, तो फिर हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का सहारा लेना पड़ता है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि कुछ हमारे, और वहां से इंटरनेशनल मीडिया ने उसको पिक किया, 1-2 हमारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक
डोमेस्टिक चैनल्स ने खबर चला दी जी ईरानी जो हैं वो नाराज हो गए हैं, काम खत्म हो गया है, बस वो वहां से निकल गए हैं। अच्छा, मैं उस जगह पे बैठा हूं जिस कमरे में CDF और ईरानियन डेलीगेशन, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर के साथ अंदर फाइनल बातचीत कर रहे हैं। तो इतना तो कम से कम आप, अच्छा उसी खबर को फिर इंडियन चैनल्स ने हवा देना शुरू कर दी, लेकिन फिर हमने देखा कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी वो भी आ गई और एक मुश्तरका एलामिया, और बड़ा जोरदार एलामिया जो है वो आया है, जोरदार एलामिया है। उसमें देखे ना, इसमें ईरान की जीत हुई है, इसमें अमन की जीत हुई है, इसमें अमेरिका जो हासिल करना चाहता